रविंद्र सर, जो है कि रिजल्ट तो आउट है, कहीं हो गया है, और जितना 27 लाख वोटर अभी भी नहीं क्लियर है, वो जो उसको लेकर जो ट्रिब्यूनल के पास मसला है, मामला है, बाकी आप देखिए ना कैसी सीआरपीएफ और पूरा ताना बाना सब कुछ बिसात बिछी हुई है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से ममता बनर्जी और उनकी टीम ने प्रतिकार किया है, जो कोशिशें हुई और जो बांग्ला अस्मिता है और तमाम चीजें, क्या आप पाते, क्या देखते हैं इस पोर्शन पर? ये जो अभी कहीं मोदी जी ने कर दिया कि 294 सीटों पर मैं लड़ रहा हूं, यही चीज वो कर्नाटक में बोले थे, यही बात उन्होंने हिमाचल में बोली, दोनों जगह उसमें उन्होंने गच्चा खाया था। कैसे इसको हम देख सकते हैं, ले सकते हैं? आपका अपना वो, और जो अब तक की वहां बिसात बिची उस पर भी एक आपका नोट, आपका व्यू। जी नमस्कार। उन्होंने कर्नाटक में और हिमाचल में गच्चा इसलिए खा लिया कि तब ज्ञानेश कुमार नहीं थे। ठीक ठीक बात, ठीक। अब ज्ञानेश कुमार आ गए वहां, तो अब सब स्थिति क्लियर है। इलेक्शंस में वहां पर ठीक है, वो जो तमाम औपचारिकताएं होती हैं वो तो होनी है, वो तो हो ही रही हैं। और लेकिन ये अगर सीरियस नोट पर संजीव जी बात किया जाए तो इस चुनाव में अब नतीजों से ज्यादा ये देखने की जरूरत है कि चुनाव आयोग और कितना नीचे अपनी प्रतिष्ठा को गिराता है, कितना ज्यादा निचले पायदान पर जाकर हमारे जो फोर फादर्स ने इस मुल्क के लिए किया था उसको और धूमिल करता है, उसकी छवि को खराब करता है। अब तो पूरा दारोमदार बस यही है कि हमको लगता है कि चलो आज के दिन जिस तरह के आदेश दिए हैं अब उससे खराब क्या आदेश देंगे, लेकिन जैसे ही दिन आता है वैसे ही एक से एक खराब, एक से एक निचले स्तर के एक तरफा आदेश हम लोगों को देखने को मिलते हैं। वो इस बार भी दिख रहा है। अब बताइए, वहां पर जो नॉन वोटर्स जो हैं उनको सबको बाहर जाने के लिए बोल दिया। आमतौर पर क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनको बोला जाता है कि आप चले जाओ भाई, आपका काम प्रचार खत्म होते ही हो गया खत्म, वो लोग चले जाते हैं। लेकिन अगर किसी कोई वहां पर गेस्ट है, कोई गेस्ट है किसी का, उस गेस्ट को बाहर जाना पड़ेगा, पर्यटकों को बाहर जाना पड़ेगा। वो भी छोड़िए, 27 लाख जिन लोगों के नाम काट दिए वो भी तो नॉन वोटर्स ही हैं, उनको भी बाहर जाना पड़ेगा क्या? प्लस जिन लोगों का ने अपना नाम शिफ्ट कर लिया, कोई कलकत्ता में किसी बंगाल में कहीं था, उसने अपना नाम को दिल्ली बिल्ली में कहीं को शिफ्ट कर लिया, अगर वो वहां पर है तो उसको भी जाना पड़ेगा। मतलब जिस तरह के आदेश दिए जा रहे हैं और प्रतिकार उसका किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से नहीं हो रहा है, तो ये बहुत शर्मिंदगी भरी बात है। बहुत ही खराब सिचुएशन इस वक्त हम लोग देख रहे हैं। ममता बनर्जी लगी हैं, अपने चुनाव कर रही हैं, लगातार लड़ाई, देखिए वो तो लड़ाई के लिए जानी जाती है, लेकिन एक सीमा है किसी की भी लड़ने की। आप कितना लड़ सकते हो, आपके पास संसाधन नहीं है। ममता बनर्जी इस मुल्क की, संजीव भाई आपको तो पता है कि इस मुल्क की सबसे गरीब मुख्यमंत्री है। उनकी कुल संपत्ति अभी हाल में उन्होंने जो जिक्र किया 15 लाख रुपए है उनके पास जो संपत्ति, और एक तरफ बीजेपी की प्रॉपर्टी है, बीजेपी की संपत्ति है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। तो ऐसे में आप कितनी लड़ाई लड़ पाएंगे, और वो भी जब इतना खुल्लम खुल्ला इलेक्शन वहां पर। लेकिन इसमें कहीं, इसमें रविंद्र जी, जिस तरीके से बीजेपी तुली पड़ी है, पिली पड़ी है, और कट मनी और ये दूसरा पक्ष है, तो वहां जो जनता, जो अभी अनिल जी ने कहा कि अब असली परीक्षा है शायद जनता की, उसको कितने तरीके से इसका वो कर पाती है। यदि वो मान रही है कि ठीक है एंटी इनकम्बेंसी 15 साल की होती है, मगर जो साम नाम दंड भेद जिस तरीके का पूरा सीन है, उसमें शायद अब ज्यादा जिम्मेदारी, हम बार बार कहते हैं, जनता की है प्रमुख। बिल्कुल जनता की जिम्मेदारी है। और सर ये जो देखिए हम लोग ये देखते हैं ना, ताम हम लोग बीजेपी का जो देखते हैं, ये बेसिकली एक फसाड है, ये छलावा है। ये हमको दिखाया जाता है कि देखिए बीजेपी कितनी मेहनत कर रही है, बीजेपी के तो हर कार्यकर्ता, मंत्री शंत्री, सांसद सब लोग वहां पर लगे हुए हैं, तो बीजेपी को तो जीतना ही था। ये एक माहौल बनाया जाता है जो इनका पूरा प्रोपेगेंडा का एक मशीनरी है, उसका हिस्सा है, और उनकी तस्वीरें वायरल होती हैं। अब आप बताइए, अनुराग ठाकुर के वहां जाने से कितना वोट में बदलाव आ जाएगा? अनुराग ठाकुर जो है वो इतने बड़े नेता हैं कि महुआ मोइत्रा से ज्यादा असर डाल पाएंगे वहां पर, या शाइना घोष जो है उनसे ज्यादा असर उनका होगा। लेकिन क्योंकि वो लोग चेहरे हैं, वो चेहरे पहचाने जाते हैं दिल्ली में, तो इसलिए दिल्ली के मीडिया को अपनी तरफ खींचने के लिए, वहां पर थोड़ा सा ज्यादा टीआरपी अपने लेने के लिए ये सब नाटक किया जाता है। और ये झालमुड़ी से लेकर ये सब क्या है? आप मुख्य प्रधानमंत्री के भाषणों में कुछ निकला तत्व कि किस मुद्दे पर आप वोट मांग रहे हो? भाई कुछ तो बताओ। अभी आपने अमित शाह की बाइट सुनाई, इसमें क्या निकला? आज के दिन अमित शाह जो बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद खत्म कर दिया, आज ही के दिन हुआ था पहलगाम। एक बरस हो गया, एक दिन, एक साल हुआ है, और उस एक साल में पहलगाम के बाद लाल किला भी हो गया।
किस मुंह से बोल देते हैं वे? अब जब इतने आपके अंदर बेशर्मी है, या इतने जब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता फैक्ट्स के बारे में, तो फिर उस पर बहस करने का क्या मतलब? देखिए संजीव भाई, हम तो खैर किसी के नाम लेते नहीं है, हम तो एक साफ बात, मेरे को तो बराक ओबामा की एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट याद आती है। द प्रॉमिस लैंड किताब उन्होंने लिखी है, उन्होंने किसी से जोड़ के बता नहीं रहे, हम तो एक सामान्य बात बता रहे हैं। उन्होंने ठीक। बड़ी खास बात लिखी है कि भाई मैं जब छोटा था, 6-7 साल का, तो देखता था, हमको लगता था हम बड़े समझदार हैं और ये दूसरे बच्चे हैं ना, ये थोड़े से दे आर फूल्स। ठीक। बोला फिर मैं और मिशेल हम लोग गए पढ़ने के लिए हार्वर्ड में, तब भी मैंने देखा कि यार मैं और मिशेल वी आर वेरी इंटेलिजेंट एंड सम ऑफ देम आर फूल्स। हार्वर्ड में इतनी टॉप यूनिवर्सिटी, चलिए आगे बढ़ गए, हम लोग चले गए सेनेट में, मैं सांसद हो गया, मैं सेनेट पहुंच गया, वहां भी मैंने देखा कि कुछ लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं, लेकिन कुछ लोग वहां भी ऐसे पहुंच गए हैं, वो भी चलिए अब बढ़ गए आगे। हम लोग G7 में राष्ट्रपति बन गया, मैं यूएन हो गया, वहां पर हर अलग अलग मुल्कों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आए थे। वहां भी मैंने देखा वहां भी देखा। मैंने देखा कि कुछ लोग वहां भी ऐसे पहुंचे हुए हैं। वो ऐसे किसके बात। बारे में कहा था कि हमको तो पता नहीं, लेकिन नहीं, आप अपने भाई अपने स्वतंत्र हैं, आप लोग अपने अपने विचार की घोड़े दौड़ाने के लिए, जी लेकिन जी देखिए जी। इस देश में हो क्या रहा है सर? अब सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर कब्जा कर लिया गया है, उन पर कोई असर ही किसी का नहीं हो रहा। अब ज्ञानेश आप कुमार यहाँ पर ये भी जोड़ के बोल दीजिएगा कि फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फिर वो अभी कह रहे थे खड़गे साहब के खिलाफ कोई फरमान आ जाएगा, शायद फिर आ जाएगा, कुछ हो जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा सर। देखिए अब दो लोग हैं भाई राष्ट्रीय पार्टी में, बड़े नेता कौन? राहुल गांधी और आपके खड़गे। तो खड़गे के खिलाफ अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो कुछ ना कुछ तो आना ही पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि भाई मोदी के खिलाफ तो दे नहीं पाओगे ना भाई। मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से सम्मानजनक तरीके से एमसीसी का सम्मान किया, तो उसके बाद आप उनका क्या दोगे? उनको तो बनता नहीं है। अब मैं तो देखता हूं ये कि जब से ज्ञानेश तो कुमार आए, मोदी भाषा की कहीं वो उल्लंघन करते हैं तो फिर नोटिस फिर वो बीजेपी के अध्यक्ष को जाता है, पार्टी को हाँ, जाता है, मोदी को हाँ, नहीं तो वहां जाता। अब तो वो भी नहीं जाता, वो भी राजीव कुमार के टाइम ही गया था बस, अब वो खत्म हो गई कहानी। जी। सर मैं तो ये देखता हूं कि जब से ज्ञानेश कुमार आए हैं ना, तब से एक चीज ऐसी सुपर स्ट्रोंग हो गई है, कुछ भी कर लो टूटती नहीं है सर। वो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मोदी कुछ भी कर ले, अमित शाह कुछ कर ले, बीजेपी का कोई नेता कुछ कर ले, सर टूट ही नहीं रहा है, कहीं टूटता ही नहीं है। ओपोजिशन के लोग जो है वो कुछ करते हैं तो उस पर थोड़ा बहुत असर पड़ता है। तो इतना स्ट्रॉन्ग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया ज्ञानेश कुमार ने कि अब इस देश में बस अब औपचारिकता बची है, वो अपन सब देख रहे हैं। सर औपचारिकता होगी वोट की। 27 लाख वोटर्स के बारे में चर्चा हो रही है कि भैया उनके वोट कट गए। अब उन वोटर्स के बारे में उनके भविष्य क्या है, उनका वर्तमान क्या है, कोई अंदाजा ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन पिछले 75 बरस से बेचारा बोले जा रहा है कि भाई एक भी वोटर ना छूटे, एक भी गलत आदमी का नाम ना जुड़े, एक भी सही आदमी का नाम ना छूटे। कोई इस बात का कोई जिक्र ही नहीं है। ये तो नहीं। अगर इस पॉलिसी को फॉलो नहीं किया गया तो पूरा जो सिस्टम है या पूरा जो वोट है वो नल एंड अवॉइड हो जाता है। जब माननीय जज साहब सुप्रीम कोर्ट के कह रहे हैं कि अगली बार डाल लेना, अरे भाई साहब लंगर की बात हो रही है क्या? ये यार कोई बात नहीं, 2 मिनट रुक जाओ, पूरियां छन रही हैं बस, अगली बार तुमको ही मिलेगी। कल सच में सर सच में। सुप्रीम, एक ही तो अधिकार है, एक ही अख्तियार है जिसके लिए लड़ रहे थे। सी यू इन द कोर्ट, वो भी टोटल इस समय तो खत्म सा है, वो कह रहा है अगली बार, ठीक एक है। अधिकार सर, एक बात बताओ, यही तो एक, हम लोग तो खैर संजीव भाई कई बार बात कर चुके हैं, रिपीट एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन में फिर कह रहा हूं, यही तो एक अख्तियार है जिसके लिए लड़ रहे थे। अगर वोट डालने का अधिकार, हमारी हुकूमत चुनने का अधिकार ना मिलता, नहीं मिले, तो इसमें और अंग्रेजों में क्या अंतर है? अंग्रेजों का बिल्कुल। जो राज था उसमें वोट नहीं था ना हमारा, चुनिंदा लोगों का वोट था, महिला किन किन का वोट होना है, किन का नहीं होना है, ये सब था। लेकिन हम लोगों ने जो अडल्ट फ्रेंचाइज दिया कि बिना किसी जाति के, धर्म के, लिंग के आधार पर हम लोगों ने सबको वोट दिया, आज उस पर इतना बड़ा हमला हो रहा है और हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस खामोश हैं। सुप्रीम कोर्ट जब इस तरह की बातें बोलता है तो भैया उस बात पर तो देखिए तवज्जो तो कम से कम आम जनमानस को तो देनी पड़ेगी कि हो क्या रहा है ये। वो अलग बात है कि भाई उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसकी वजह से क्या बोलना तो नहीं छोड़ देंगे ना सर, लोग बोलेंगे तो सही। और हम लोग बोल रहे हैं। और अब ममता बनर्जी तो लड़ रही हैं, खैर ममता बनर्जी तो लड़ाई लड़ रही हैं। अब वो लड़ाई में कितनी कामयाब होंगी इसका फैसला तो जनता ही कर पाएगी, क्योंकि देखिए अभी हमारी जो सूचना है, आखिरी लाइन बोल दूं, हमारी जो सूचना है वो ये है कि भाई 7-8% वोट का कुछ फासला तो है ना ममता बनर्जी का, और 2-1% वोट का खेल इन्होंने कर दिया बीजेपी ने या चुनाव आयोग ने मिलके।
तो लेकिन तो भी 5-6% का फासला भी है, ममता बनर्जी की सिचुएशन अभी भी स्ट्रांग है। अब सवाल यह है कि जो वोटर ममता बनर्जी का है वो वोट तक पहुंच जाए और उसको पहुंचने दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके की बाड़बंदी हम लोग देख रहे हैं ना, जिस तरह सीएपीएफ को लगाया गया है, अब ये सीएपीएफ को जो लगाया गया है ये हिंसा को रोकने के लिए लगाया गया है कि वोटर को किसी तरीके से डिमोरलाइज करने के लिए लगाया गया है। जिस तरह के हमले की वहां पर हम लोगों को दिख रहा है, जिस तरह की बड़ी बड़ी गाड़ियां, जो टैंकर नुमा गाड़ियां दिख रही हैं, अब उनसे वोटर का मनोबल कमजोर होगा कि स्ट्रोंग होगा? चुनाव आयोग का काम चुनाव आयोग का काम तो यह है ना कि वोटर को आप मोटिवेट करें, उनको हर तरीके से दिखाएं कि आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इसी चुनाव आयोग की लीडरशिप में हम लोग देख चुके हैं कुंदरकी का चुनाव, जहां पर उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शन था, जहां पर लोगों को घरों से नहीं निकलने दिया, उनके घरों के सामने वहां पर पुलिस खड़ी हो गई कि आप लोग को नहीं निकलने देंगे। वो सब हमने देखा है, हुआ उसका भी कुछ नहीं था। उम्मीद है कि ऐसी घटना यहां ना हो, और बाकी तो राम भरोसे है सर। रवीन सर देखिए, ये जो पूरा वहां सीन बना हुआ, और हम जैसे बात करें कि जनता के ऊपर है, क्योंकि जो टीएमसी है, ममता बनर्जी है, वो भले ही लड़ाई करें, उनको बहुत मोर्चों पर लड़ना है। आपने जैसा कहा कि वो जो फोर्सेस हैं, सेंट्रल फोर्सेस हैं, बाकी और जो मशीनरी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, बीजेपी अपने पूरी कोशिश, और जो आज ताकत तो मोदी और शाही है ना देश की, तो उनके अपने वो हैं। खुदा ना खास्ता यदि कहीं कोई चूक होती है और ये चाहते फलीभूत नहीं होता है, तो फिर क्या सीन हम देखें। अभी तो पहला फेज है, इसके बाद दूसरा फेज भी बचेगा। अभी कल का जो 152 सीटें, इसके बाद क्योंकि टोटल 294 सीटें, और मोदी जी का मैं लड़ रहा हूं 294 सीट पे, ये मानिए। तो जनता तो भरे बैठी है, बहुत सारे इश्यूज हैं, और बंगाल की जनता की जो हम बार बार बात करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, इलेक्शन के बाद तो आप हमको भोगना है जो हम इस मोर्चे पे हैं, जो हम युद्ध वाला मोर्चा है। भले वो उसमें भी एक छोटा सा है कि नहीं कुछ वो सीज फायर और तमाम अभी हुआ है, लेकिन सीन तो वही बना ही हुआ है। और अभी हम देख रहे थे कि जर्मनी में तो एयरलाइंस 20,000 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है, वहां जो है 6 हफ्ते का केवल जेट फ्यूल बचा हुआ है। तो ये तो सबको भोगना है, सारा विश्व भोगेगा। तो एक समप टिप्पणी छोटी छोटी पहले आपकी, फिर मैं राजू जी पे। जर्मनी में तो बंगाल यदि नहीं इन पे फलीभूत होता, बीजेपी के सामना दंडभेद नहीं चल पाता, और ममता बनर्जी या वहां की जनता यदि अपने मकसद में कामयाब होती जो लड़ रही है, फिर। संजीव जी, आपने जर्मनी की बात की। जर्मनी में तो आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी गए थे, और उन्होंने कहा कि हम लोग तो मध्यस्थता करने के लिए तैयार थे, कोशिश कर रहे थे। ये भी बड़ी बात बोल दी उन्होंने तो आज, जबकि राजनाथ सिंह ने ही बोला है कि ये वक्त पे, और तमाम उन्होंने भी, और जबकि हमारे विदेश मंत्री साहब तो कह रहे थे हम तो दलाली करते ही नहीं है जी। तो कैबिनेट में मेरे ख्याल से एक सुर नहीं है, ये अलग अलग बातें बोल रहे हैं, या फिर मौसम जैसे वहां थोड़ा ठंडा रहता है तो उसका असर होगा, यहाँ थोड़ा सा जैसे गर्मी बढ़ रही है तो इस वजह से। एनीवेज, लेकिन जहां तक बंगाल की बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अगर यहाँ से बीजेपी हारती है ना, तो ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है ऑपोजिशन पार्टीज के लिए, और यहाँ से जो जनता का संदेश देश भर में जाएगा ना, वो वाकई बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि अभी तक जिस तरह के माहौल बना है कि भाई बीजेपी तो हार ही नहीं रही है, बीजेपी तो हार नहीं रही है, और लोगों को दिख रहा है, पता है कि ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमीशन जिस तरह काम कर रहा है, सारी फोर्सेस जो लगी हुई हैं, और जनता अकेली पड़ जाती है, जनता बटी हुई है, जनता प्रोपगेंडा की वजह से सही चीजें नहीं देख पाती है। तो अगर बंगाल की जनता तो क्रांति की धरती है सर, बंगाल और पंजाब, तो अगर बंगाल की जनता ने ये वाकई में इस बार सही निर्णय लिया, सही निर्णय का मतलब वैसे तो अपने हिसाब से सही करेंगे, लेकिन अगर उनको ये लगा कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, बंगाल के लोगों के वोट गलत काटे जा रहे हैं, और जिस तरह ज्ञानेश कुमार डेमोक्रेटिक सेटअप को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये बात उनको भी लगी और उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को एक बार फिर से जिता दिया, तो ये वाकई एक बहुत बड़ा डैमेज होगा बीजेपी के लिए। और जो वो ये राजनीति कर रहे हैं वोट काटने की, एसआईआर, इसको भी धक्का लगेगा, क्योंकि फिर लोगों के अंदर इस बात का एहसास होगा कि इनके पास जो वोट काटने की, वोट को मैनिपुलेट करने की ताकत है, वो असीमित नहीं है, वो सीमित है। और अगर लोग एकजुट रहेंगे अपने अधिकारों के प्रति, जिस तरह ममता बनर्जी ने हर मतदाता के प्रति या हर बूथ पर अपने लोगों को खड़ा किया है, अगर इस मैनेजमेंट के साथ लोगों ने चुनाव लड़ा, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने, तो फिर वो इस मैनिपुलेशन जो वोटर्स की है, एसआईआर है, इन सब चीजों के बावजूद भी चुनाव जीतने में कामयाब होंगे। तो एक बड़ा मोरल बूस्टर ये होगा, और पूरे देश में समझिए फिर ये एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर इसको देखा जाएगा। यहां से फिर कहानी पूरी उल्टी होनी शुरू होगी, वहीं से शुरू हो जाएगी जहां 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हम लोगों ने देखा था। उसके बाद कहानी पलटी,
हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र के चुनाव में वो कहानी बदल गई। लेकिन अगर यहाँ टर्निंग द टाइड्स हो जाएगा अगर यहाँ से बंगाल में बीजेपी हार गई तो। जी।